अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप तैयारी चल रही होगी और ये जो बीच में गैप आ रहे हैं इससे और तैयारी में इजाफा होना चाहिए, ना कि आप लोग कुछ डिसहार्ट हो जाएं या डीमोटिवेट हो जाएं। बेसिकली ये वक्त है अल्लाह की तरफ से कि और आप अच्छी तैयारी करें और इंशाल्लाह जो आप में से अक्लमंद हैं वो ऐसा ही करेंगे। तो फर्स्ट फेज के अनीस हुसैन के जो मोस्ट 100 MCQs हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs हैं, उनको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इंशाल्लाह मेरे दिए गए 100 MCQs, अनीस हुसैन कोचिंग क्लासेस के जो दिए गए 100 MCQs हैं, इन सब से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बल्कि इंशाल्लाह मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट? इनमें से कौन सा यूनिट ड्राइव नहीं है? न्यूटन इज अ ड्राइव्ड यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के बराबर होता है। मीटर पर सेकंड खुद दो यूनिट्स हैं, ड्राइव यूनिट है। किलोग्राम पर मीटर खुद एक ड्राइव यूनिट है, बट सेकंड इज नॉट अ ड्राइव यूनिट, ये एक बेसिक या फंडामेंटल यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट इन SI यूनिट्स? SI यूनिट्स में फंडामेंटल यूनिट जो है वो नहीं है। किलोग्राम, एम्पेयर, केल्विन, ये तीनों तो आपको पता है फंडामेंटल यूनिट्स है। मीटर क्यूब इज नॉट अ फंडामेंटल unit because it is a derived unit which is equal to meter into meter into meter, which is equal to cubic meter या meter cube. Question number 3. which of the following is the dimension of force? इसमें से कौन सी force की dimension है? what is the formula for force? force का formula क्या है? F is equal to ma. मास को m से शो करते हैं डायमेंशन में। एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसकी डायमेंशन होती है LT-2। तो MLT-2 ढूंढना है। MLT-2 दिस वन। क्वेश्चन नंबर 4। द डायमेंशन ऑफ वेट आर। अब याद रखिए, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। वेट वो फोर्स है जो कि अर्थ अप्लाई करती है किसी बॉडी पर और अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो डायमेंशन ऑफ वेट वही होगी जो डायमेंशन ऑफ फोर्स होती है, एंड फोर्स एज अ डायमेंशन MLT-2। क्वेश्चन नंबर 5। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0001 आर। ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? तो याद रखो, जो रूल मैंने आपको बताया था, तमाम के तमाम जीरोस जो नंबर के लेफ्ट साइड पर होते हैं वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, और जितने राइट साइड पर होते हैं अगर पॉइंट लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे जीरोस आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। याद रखिए, अगर डेसिमल लगा हुआ है तो लेफ्ट वाले जितने भी जीरोस हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, राइट वाले जितने भी जीरोस हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। सो देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन नंबर 6। द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज इक्वल टू G। फॉर्मूला क्या बनता है इसका? F(r²) ओवर m1 इंटू m2। इसी से निकलेगा ना, या इसकी डायमेंशन याद हो तो डायमेंशन से निकल जाएगा। तो फोर्स के लिए आ गया यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पर अच्छा, अगर पर नहीं लगा हुआ होगा तो ये -2 पावर लगी होगी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। द प्रीफिक्स पिको is the mathematical representation of pico is equal to 10⁻⁻12 फैराड होता है आमतौर पे। in SI system unit of thermodynamic temperature is centigrade, Fahrenheit, मीटर तो होता ही नहीं है, but the SI unit of thermodynamic temperature is Kelvin. Dash wrote the book Al-Manazir. Al-Manazir देखने से ताल्लुक रखता है, और देखने में मकसद हो गया ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स को स्टडी करने वाले एक ही साइंटिस्ट थे, इब्नुल हैतम। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? इसमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है? स्केलर वो क्वांटिटी जिसे डिस्क्राइब करने के लिए वी डोंट हैव टू मेंशन द डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, टॉर्क की डायरेक्शन होती है, वेट की डायरेक्शन होती है। अभी ये बताया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी भी किस्म की डायरेक्शन शो करने की जरूरत नहीं है। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। 0 इज इक्वल टू नल। सो अ नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 12। अ वेक्टर विच स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ओनली। ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसकी सिर्फ डायरेक्शन होती है?
अ नल वेक्टर, a unit vector, a position vector, a resultant vector. A vector which specifies the direction only, जो direction को जाहिर करे किसी दूसरे vector की, it is known as unit vector. If a vector is divided by its magnitude, अगर किसी vector को उसके magnitude से divide कराएं तो हमें मिलता है एक unit vector. Unit vector जैसे for example A है, तो वो कब हासिल होता है जब किसी vector को divide कराते हैं उसके अपने magnitude से, मिकदार से. The scalar product of a vector f with itself is equal to dot product, यानी कि scalar product is a dot product which is equal to a dot b बराबर होता है किसके, a dot b बराबर होता है a b cos थीटा के. तो सिमिलर वेक्टर्स के दरमियान में a इंटू a स्क्वायर आता है, या अगर f की बात करें तो वो आ जाएगा f स्क्वायर. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and b मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर, वो तो आपको बताइए, AB cos theta dot product is equal to AB cos theta. Which of the following is correct? इसमें से कौन सी बात करेक्ट है? डॉट अगर लगे हुए सारे तो याद रखो डॉट में सेम वेक्टर्स का आंसर, सिमिलर वेक्टर्स का आंसर इक्वल टू 1 आता है और ऑपोजिट वेक्टर्स का आंसर इक्वल टू 0 आता है. तो आई डॉट जे के नहीं होगा. वैसे भी डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो है वो एक स्केलर आता है, ना कि वेक्टर. आई डॉट जे इज इक्वल टू 0. डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर वेक्टर्स का आंसर तो 1 आता है, डिफरेंट वालों का 0 आता है. इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू b देन द वेक्टर्स आर, अगर a क्रॉस b कर रहे हैं और आंसर आ रहा है 0, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है, क्रॉस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, a b साइन थीटा. अगर सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए a क्रॉस b के, ठीक है ना. अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि हमने a क्रॉस b की आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब a और b एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तभी ऐसा हुआ. पैरेलल होंगे तो एंगल जो है वो 0 डिग्री आएगा, साइन 0 0 होता है, तभी a क्रॉस b 0 आ रहा है. द यूनिट वेक्टर आई जे के आर डैश टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. आई जे के, आई जो है वो एक्स एक्सिस में होता है, जे जो है वो वाई एक्सिस में होता है, और के जेड एक्सिस में. स्क्रीन से बाहर आ रहा होगा लेकिन बनाते हैं हम ऐसे. वर्क इज द एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट. वर्क खुद एक स्केलर क्वांटिटी, उससे भी याद रख सकते हो. और वर्क की डेफिनेशन अगर याद हो तो एफ डॉट एस के बराबर होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0. ए 0 के बराबर नहीं है, बी 0 के बराबर नहीं है, सही है, और ए क्रॉस बी 0 के बराबर है. तो अभी मैंने आपको बताया क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, और साइन का आंसर 0 कब होता है, जब वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी कि एंगल 0 बने. ये बात इधर बताई थी ना. क्वेश्चन नंबर 17 में 21, इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज. अगर कोई वेलोसिटी मूव करती, अगर कोई बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है. ऐसा होता है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इधर टाइम आता है, इधर डिस्टेंस आता है. तो अगर कह रहे हैं वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वक्त के बराबर हिस्सों में एक जैसा फासला तय होगा. नतीजे में आप क्या देखेंगे, नतीजा आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. एक खास टाइम में एक खास डिस्टेंस, एक खास टाइम में एक खास डिस्टेंस, एक खास टाइम में खास डिस्टेंस. सो इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसमें से कौन सी चीज चेंज हो सकती है अगर पार्टिकल मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, स्पीड नहीं बदल सकती, वेलोसिटी तो वैसे ही नहीं बदल सकती, एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं हो सकती. हाँ, पोजीशन वेक्टर चेंज हो सकता है. पोजीशन वेक्टर से क्या मुराद है, आप इधर ही देख लो. अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो बॉडी की जो पोजीशन है ना विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पहले बॉडी इधर थी पॉइंट ए पर, फिर पॉइंट बी पर आ गई, ये जरूर चेंज हो सकती है. अगर बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रही है तो पोजीशन वेक्टर चेंज होगा. लेट से पहले r1 था, बाद वाला पोजीशन वेक्टर बराबर हो गया r2 के. बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं. क्वेश्चन नंबर 23, विद द इंक्रीज इन मास द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन. अगर हम मास को बढ़ाएं तो जो फोर्स है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, F इज इक्वल टू ma, ठीक है. और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करानी है, तो अगर मैं मास को बढ़ा दूं तो फोर्स भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी. मास बढ़ेगा तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, बारी चीज के लिए फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका काम होता है टू अपोज द मोशन, मुखालफत करना. फ्रिक्शन का काम है किसी
फोर्स की मुखालफत करना, मुखालफत का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है फ्रिक्शन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is always in the direction to that of the applied force. Rate of change of momentum is equal to force. Force is the rate of change of momentum. तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज आता है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, अपोजिट, सेम, पैरेलल। ये तो पैरेलल और सेम एक ही बात होगी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो अगर हो रहा होगा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब सेम और पैरेलल देख लो, पैरेलल से ही। द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स मास। जो इनर्शिया होता है किसी बॉडी का वो मास को शो करता है। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल्ड देन द एक्सेलरेशन बिकम्स। किसी बॉडी पे लगने वाली फोर्स को अगर डबल कर दें, मास सेम रहेगा, अगर फोर्स को डबल कर दें तो एक्सेलरेशन भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट चेंज इन मोमेंटम कहलाता है या इम्पल्स कहलाता है, एक ही बात है। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो अभी आपको बताया ना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम अगर निकालेंगे तो वो चेंज इन मोमेंटम आएगा। ये ऊपर वाले फॉर्मूले से बताता हूँ, देख लो ना, अगर फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करा देंगे तो चेंज इन मोमेंटम आएगा, एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स। द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, जो मोशन होता है यानी कि जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, इट इज अ पैराबोलिक पाथ। एक रह गया, 29 रह गया। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। द पाथ एट विच द प्रोजेक्टाइल मूव इज कॉल्ड, वो रास्ता जो जिस पे प्रोजेक्टाइल मूव करता है, अगेन सवाल को थोड़ा सा चेंज करके पूछा, लेकिन याद रखिए वो कहलाती है उसकी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री, जो कि एक्चुअली कौन सा होता है, जो कि एक्चुअली होता है हमारा पैराबोलिक पाथ। द प्रोजेक्टाइल विल कवर द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि एक्स, इन अ मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में मैक्सिमम फासला तय करेगा। व्हेन एंगल ऑफ इट्स प्रोजेक्शन इज, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि रेंज मैक्सिमम होगी, और रेंज मैक्सिमम होती है व्हेन प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 45 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 33, if v is the velocity and g is the acceleration due to gravity, then maximum horizontal range of projectile is, अगर v velocity है, g acceleration due to gravity है, तो maximum range का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है v नॉट स्क्वायर ओवर g, ये वाला, ठीक है, याद दिलाएं कैसे। 33 हमें पता है रेंज का फॉर्मूला है क्या, रेंज का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। अब फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए 45 डिग्रीज फॉर मैक्सिमम रेंज। 45 रखेंगे तो क्या बनेगा, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई g। 2 इंटू 45 कितना हो गया, वी नॉट स्क्वायर साइन 90 डिवाइड बाई g। साइन 90 खुद बराबर होता है 1 के, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, और वेलोसिटी अगर वो v कह रहे हैं तो ये हो जाएगी v स्क्वायर ओवर जी। एट मैक्सिमम हाइट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स मिनिमम, मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल सबसे ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा स्लो जो होता है वो यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो उसका y कॉम्पोनेंट है वो 0 हो जाता है, और सिर्फ उसमें x कॉम्पोनेंट रहता है जो आगे ले जा रहा होता है। तो इस वजह से मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर होती है, और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है, ये जस्ट लैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे मैक्सिमम होती है स्पीड। तो सवाल को चेंज करके पूछें तो बस समझ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, तो उसको क्या कहते हैं। 35 इज नोन एज रेडियन, डिग्री, कॉर्ड या आर्क लेंथ, इट इज नोन एज 1 रेडियन। अगर आर्क लेंथ जो है वो बराबर हो जाए किसके, वो बराबर हो जाए रेडियस के। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग S इज इक्वल टू आर थीटा, सही है। तो कह रहे हैं कि अगर आर्क लेंथ बराबर हो जाए किसके, रेडियस के, ये लिखा हुआ था, आर्क लेंथ बराबर हो जाए रेडियस के,
एस बराबर हो जाए आर के, तो आर इज इक्वल टू आर थीटा, कैंसिल होके थीटा बराबर आएगा 1, और थीटा का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, सो इट इज इक्वल टू 1। द रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज इज, डिग्रीज से रेडियन या रेडियन से डिग्रीज में जाने के लिए जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, एक रेडियन बराबर होता है 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज के। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज, 37। लीनियर वेलोसिटी अगर v है, एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है, प्रोजेक्टाइल मूविंग इन अ सर्किल, प्रोजेक्टाइल मूविंग इन अ सर्किल कोई बॉडी हो सकती है मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर रिलेटेड बाय v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब आपको एक बात बताऊं, हमें यहाँ पर जो तरीकेकार देखना है ना, वो इन्होंने वेक्टर फॉर्म लगा ही नहीं है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि अगर स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखो, v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिखो, या v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखो, एक ही बात है। बट प्रॉपर तरीकेकार ये है, v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, सर्किल का रेडियस है 0.4, एंगुलर स्पीड मालूम करनी है इन रेडियन पर सेकेंड, तो v गिवन है हमें, r गिवन है, ओमेगा मालूम करना है। v बराबर होता है r ओमेगा के स्केलर फॉर्म में, और ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो v ओवर r आएगा। वेलोसिटी कितनी गिवन है, 2 है, और रेडियस है 0.4, 2 डिवाइड बाय 0.4, इट इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड। Question number 39. The turning effect of force is known as torque. This is the definition of torque. If a body is at rest or is moving with uniform velocity, कोई बॉडी या तो रेस्ट में हो या फिर अगर मूव कर भी रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कर रही है, then the body is said to be in, इसका मतलब वो बॉडी किस में कहलाएगी, the body is said to be in state of equilibrium, वो कहलाती है तवाजुन की हालत में। The equilibrium in which the body is in uniform motion along a straight line is said to be equilibrium. स्ट्रेट लाइन के अंदर है और कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में है और इक्विलिब्रियम है, सो इट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। According to the dash condition of equilibrium, sum of all forces acting on a body is equal to 0. This is known as first condition of equilibrium. तवाजुन की पहली शर्त है कि उस पे लगने वाली, किसी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम अगर 0 होता है तो फिर बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहती है। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल से शो करते हैं एम वी आर, मास की डायमेंशन एम, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1, और रेडियस की डायमेंशन खुद एल होती है, तो ये होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, दिस वन। Question number 44. The torque on a body will be 0 if the angle between R and F is 0. और या तो 0 हो या फिर 180 डिग्री के बराबर हो, क्योंकि याद रखिए साइन 0 भी 0 के बराबर आता है और साइन 180 भी 0 के बराबर आता है। समझ गए ना बात? क्योंकि अच्छा ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F के, और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर तभी 0 आता है जब साइन 0 हो जाए, जो दो तरीकों से पॉसिबल है, या तो 0 एंगल हो या तो 180 हो। The ratio of dimension of capital G to the small g, कैपिटल G की डायमेंशन और स्मॉल g की डायमेंशन के दरमियान का अगर रेशो निकाला जाए तो कितना आना चाहिए, कैपिटल G to these of G 45। ठीक है जी। कैपिटल G का जो फॉर्मूला था वो था एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या था m1 इंटू m2, इससे हम डायमेंशन निकालते हैं तो एम एल टी माइनस 2, और इसकी होती है एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम का स्क्वायर। ये कैपिटल जी की डायमेंशन निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है। तो कैपिटल जी की डायमेंशन एक एम से एक एम कैंसिल, ये बनता है एम इनवर्स एल क्यूब और टी माइनस 2, ये हो गई कैपिटल जी की डायमेंशन डिवाइडेड बाय स्मॉल जी की डायमेंशन। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी माइनस 2 होता है सीधा सीधा। तो इसका मतलब क्या कैंसिल हुआ हमारे पास, टी माइनस 2 से टी माइनस 2 हो गया कैंसिल, और एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा एम इनवर्स और एल आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, और अगर टी लिखा होता तो वो 0 होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अरेंज कर लेंगे इसको, एम इनवर्स एल स्क्वायर, एम इनवर्स एल स्क्वायर, ये आगे इनवर्स नहीं करा हुआ, अपॉन में लिखा हुआ,
तो ठीक है, कोई मसला नहीं है. द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डैश टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर. जो डेंसिटी ऑफ अर्थ है वो पानी की डेंसिटी से कितने गुना है. ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया था डेंसिटी ऑफ अर्थ का वो आया था 5.5. तो इस तरीके से कह रहा हूँ 1 के अगर किलोग्राम्स के अंदर मेजर करें तो डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है वो है 5500 ऐसे है, और पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है. तो 20 से 20 कैंसिल, डिवाइड बाय दिस 5.5 के बराबर आएगा. 1 जो है वो सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं. इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर दें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके दरमियान की वो क्या हो जाएगी. अब क्योंकि डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो फोर्स को बढ़ना चाहिए, और फॉर्मूले के मुताबिक जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है. अब क्योंकि इसको आधा कर रहे हैं तो आधे का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होके फोर्स हो जाएगी 4 गुना. इस वजह से हम कह रहे हैं कि दिस विल बी गेट्स 4 टाइम्स. 48. द रेडियस ऑफ अर्थ इज, जो अर्थ का रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर्स. द वेट ऑफ द बॉडी विल बी मैक्सिमम एट द, जो वेट है किसी बॉडी का वो कहाँ पर मैक्सिमम होता है, एट द पोल्स. ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ की जो सरफेस है आप देख सकते हो जो पोल्स हैं उनका सेंटर से फासला कम होता है. फासला कम, वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा, और वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा तो इसका मतलब वेट ज़्यादा, और इक्वेटर के ऊपर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है. द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 10 रेज टू द पावर -11. 6.67 10 रेज टू द पावर -11. तो यहाँ पर तो 1 2 3 ऑप्शन है. 6.67 10 -11. बहरहाल किसी को भी अंडरलाइन कर लो. द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज फाउंड बाय, जो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी है वो फाइंड की थी कैवेंडिश ने, नॉट न्यूटन. स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब लॉ न्यूटन ने दिया था तो मालूम भी उसी ने की होगी इसकी वैल्यू. ऐसा नहीं है, कैवेंडिश ने अलग से एक्सपेरिमेंट किया था. एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी. ऐसे याद रखा करो, चाहे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओ चाहे आप अर्थ की सरफेस के अंदर जाओ, यानी कि चाहे हाइट पे जाओ चाहे डेप्थ पे जाओ, वैल्यू ऑफ जी ने डिक्रीज ही होना है. तो सीधी सी लॉजिक याद रखिए, अगर हम जा रहे हैं बिलो तो वैल्यू ऑफ जी ने डिक्रीज ही होना है. और एक और तरीके से भी याद रख सकते हो, एट द सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी 0 होती है. तो जाहिर सी बात है 0 तभी होगी ना जब आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहे और फिर 0 हो जाए. इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलेटिंग बॉडी इज डबल्ड then the centripetal acceleration becomes AC is equal to v square over r. अगर रेडियस को हम कर दें डबल तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आधी हो जाएगी, हाफ. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज रेजिस्टिव 3, इंपल्सिव फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दोनों बॉडीज के दरमियान में, इट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स और नन ऑफ दीज. सो कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर सारी की सारी बात क्या है, ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं है. एक्शन और रिएक्शन फोर्स सेम बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, इस बात को जहन में रखना है. सो नन ऑफ दीज. वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट के. 57. How much work is done when a mass of 5 kilogram is raised 2 meter height? तो कितना वर्क किया जाएगा 57. वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बिल्कुल सिंप्लीफाई किया जाए, फोर्स जो है वो एक्चुअली वेट के बराबर होती है बॉडी के, और कितनी हाइट कवर हुई तो कितना कितना है, मास है 5 इंटू 10 कर देते हैं कॉमनली, और h की वैल्यू है हमारे पास बराबर 2 के. तो ये हो जाएगा 100 जूल्स. अच्छा, उन्होंने 9.8 से किया था तो फिर 100 नहीं आएगा, 98 जूल्स आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. इसमें से कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यानी जिसकी डायरेक्शन कंजर्व नहीं रहती. न्यूक्लियर फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या विस्कस फोर्स. विस्कस एक रेजिस्टिव फोर्स है एंड रेजिस्टिव फोर्सेस आर नॉट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. याद रखिए न्यूक्लियर फोर्स हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं,
जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं। इलास्टिक फोर्स की भी एक खास डायरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक खास डायरेक्शन है, बट विस्कस फोर्स हमेशा मुखालफत ही करेगी मोशन की, सो इट इज नॉन कंजर्वेटिव। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इट इज डायरेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। क्या चीज डायरेक्ट होती है? टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। Acceleration is directional to the displacement of the body from mean position. For simple harmonic motion, dash is necessary. इसमें से कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सबसे ज़्यादा लाजमी बात है? इनर्शिया का होना ज़रूरी है, रीस्टोरिंग फोर्स का होना ज़रूरी है, वाइब्रेटरी मोशन का होना ज़रूरी है, या ऑल ऑफ देम। तो याद रखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए और भी बहुत सारी शराइत हैं, लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ पर सारी शराइत पूरी हो रही हैं। फॉर अ पेंडुलम मोशन रीस्टोरिंग फोर्स इज, पेंडुलम में जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो कौन अप्लाई करता है? इट इज एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी, अप्लाइड फोर्स, या इसमें से कोई भी नहीं। याद रखिए जो रीस्टोरिंग फोर्स है पेंडुलम को अगर जो है वो हम ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो अपनी असल हालत में आता है ड्यू टू ग्रेविटी, फिर इनर्शिया की वजह से ऊपर चला जाता है, फिर दोबारा वापस आता है ड्यू टू ग्रेविटी। सो रीस्टोरिंग फोर्स वही है जो उसे असल हालत में लेकर वापस आए। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, तादाद। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। फर्स्ट पेंडुलम था तो उसका टाइम पीरियड होता है 1 सेकंड। थर्ड पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड होता है 3 सेकंड। इन स्टैंडिंग वेव्स एट सम पॉइंट्स द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, दीज पॉइंट्स आर नोन एज, जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं उनमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो होती है एंटी नोड्स पर। ऐसे बनती है ना स्टैंडिंग वेव, अगर यहाँ से ट्रेवल करती हुई जा रही है वेव इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से आ रही है, फिर यहाँ से अगर टकरा कर फॉर एग्जाम्पल वापस आए, अगर यहाँ से टकरा कर वापस आए तो इस तरीके से वापस आएगी। तो ये होते हैं पॉइंट्स ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जिन्हें हम नोड्स कहते हैं। ये वाले ये सब नोड्स हैं जिन्हें मार्क कर रहा हूँ, और एंटी नोड्स ये वाले पॉइंट होते हैं। दीज पॉइंट्स आर एंटी नोड्स। तो अगर ये पॉइंट्स एंटी नोड्स हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम नजर आ रही है। Question number 65. According to Newton's formula for the velocity, sound velocity, the velocity is directly proportional to, velocity जो है वो directly proportional होती है किस चीज़ के? b के स्क्वायर के, या 1/b, नहीं ये स्क्वायर रूट ऑफ b होगा, ठीक है ना। जो बल्क मॉड्यूलस है उसके स्क्वायर रूट पर डिपेंड करती है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो है क्या चीज़? √b/ρ, जो न्यूटन्स फार्मूला था। वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेटेड बाय न्यूटन्स फार्मूला सही नहीं आई थी, 280 मीटर पर सेकेंड आई थी अराउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द डैश ट्रांसमिटेड नॉर्मली पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेवलेंथ, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वेव्स ट्रांसफर करती हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगैरिथम ऑफ इट्स इंटेंसिटी। लाउडनेस जो है वो लोगैरिथम ऑफ इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, विच इज वेबर-फ्रेशनर लॉ। डिफरेंट इन लाउडनेस इन टू साउंड्स इज कॉल्ड, लाउडनेस का अगर फर्क होता है दो साउंड में तो वो कहलाते हैं इंटेंसिटी लेवल। स्पीड ऑफ साउंड विल बी ग्रेटेस्ट इन, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होती है इन सॉलिड्स, मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, एक दूसरे से जल्दी जल्दी टकराते हैं तो साउंड जल्दी जल्दी आगे ट्रेवल करता है, और वैक्यूम में तो ट्रेवल ही नहीं करता, वैक्यूम में स्पीड 0 होती है। एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे सबसे तेजी से मूव कर रहा होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके स्लो हो जाता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो किया गया था वो इस वजह से किया गया था कि किसी तरीके से हम लोग इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर लें। The bending of light due to an obstacle is known as diffraction. A plate with a number of tiny holes and thin lines is called, उसे कहते हैं ग्रेटिंग, और वैसे ग्रेटिंग को उर्दू में कहते हैं जाली। जाली वो नहीं है, नकली वाला जाली नहीं है, ये जाली वो जो जाली लगाते हैं ना खिड़कियों वगैरह पर, ये वो है, तो ग्रेटिंग ही कहलाती है इंग्लिश में। A lens which converges a parallel beam of light is called, एक लेंस जो ये कन्वर्ज करता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। लेंस इक्वेशन इज गिवन बाय 1/f is equal to 1/p plus 1/q, this one।
78 relation between radius of curvature and the focal length. Radius of curvature और focal length के दरमियान का relation find करना है. Focal length is the half of radius of curvature. F is equal to R upon 2. या फिर ऐसा कर लो कि R is equal to twice of F. इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. The unit of magnification, magnification has no unit. अगर लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो होता है HI डिवाइड बाय HO के बराबर. सेम चीज़ों के दरमियान का रेशो है. आंसर नहीं आएगा, जीरो आएगा, तो नो यूनिट. और अगर एंगुलर की बात करें तो वो भी दो एंगल्स के दरमियान में, सो इट हैज़ नो यूनिट. इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप आईपीस इज यूज्ड एज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस को इस्तेमाल किया जाता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास. तभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले में 1+D/F लिख देते हैं ना. आईपीस काम करता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन बराबर होती है FO डिवाइड बाय FE. द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G, कैपिटल G की डायमेंशन क्या होती है मालूम करिए. कैपिटल G की डायमेंशन हम लोगों ने, द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G इज, ये होती है m इनवर्स L³ T-2, m इनवर्स L³ T-2. ये रहा. द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 सिग्निफिकेंट है, 6 सिग्निफिकेंट है. एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, सो देयर आर ओनली 2 significant figures. The area of parallelogram formed by two vectors A and B is given by, याद रखिए जो area of parallelogram है वो बराबर होता है magnitude of cross product between those vectors. This one. If a vector is divided by its magnitude, again वही question आया, it is known as unit vector. 1 किलोग्राम के स्टोन को ड्रॉप किया जाए falling freely from a height 10 मीटर की हाइट से, स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाइट पता है, और हमें मालूम करनी है फाइनल वेलोसिटी. थर्ड इक्वेशन सही रहेगी ना, टाइम नहीं पता. थर्ड इक्वेशन 2GH बराबर होता है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. तो 2G हो गया 9.8 और हाइट कितनी है, हाइट ऊपर वाला था 10 मीटर. 10 मीटर और VF हमें मालूम करना है कितना होगा, और VI जो है वो 0 होगा. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 19.6, तो ये हो जाएगा 196 इज इक्वल टू VF स्क्वायर. स्क्वायर रूट लेंगे तो VF आ जाएगा अंडर रूट 196, और 196 का स्क्वायर रूट होता है 14 मीटर पर सेकेंड. 14 मीटर पर सेकेंड. How many meters will a 20 kilogram ball starting from rest falls freely in 1 second? इस मर्तबा डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस फाइंड करना है और टाइम गिवन है, तो सेकंड इक्वेशन सही रहेगी. 1 सेकंड के अंदर H बराबर होता है VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर. हाइट मालूम करनी है, VI 0 होता है 1 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर. हो जाएगा H इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, 9.8 डिवाइड बाय 2 4.9 मीटर्स. 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज के बराबर होता है ना. 180 को पाई से डिवाइड करवानी 3.14 से 57.3 आ जाएगा. द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 90 डिग्रीज. कोई बॉडी जो सर्कुलर मोशन में होती है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी 90 डिग्री पर होती है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होती है, तो एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज टॉर्क. दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में पढ़ते हैं. The angular momentum of a body is conserved if the net dash on it is 0. जब net external torque 0 होता है तब angular momentum constant रहता है. Work done by conservative force along a path is, अगर closed path है so it is equal to 0. Dimension of kinetic energy, नंबर तो आता ही नहीं है कभी भी, तो इनको छोड़ दो. Kinetic energy की dimension होती है ml square T-2.
अब कुछ काम आप लोगों के लिए भी छोड़ दूँ, 1/2 तो यूज़ करोगे नहीं, mv² से कैलकुलेट करो, ये आंसर आएगा। और एनर्जी की यूनिट है बेसिकली ये। द वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, जो वेव थ्योरी है वो इसमें से किसको नहीं समझा सकती? पोलराइजेशन को समझा सकती है, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस को समझा सकती है, डिफ्रैक्शन को समझा सकती है, बट वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा सकती। अगर आप सोचो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो बेसिकली हम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन बाकी 3 तो पढ़े हैं ना, और बाकी 3 वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द राइट आंसर। SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो SI यूनिट है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी ट्रांसमिटेड जूल पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम सेकेंड, और जूल पर सेकेंड होता है वॉट, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ साउंड हैज मैक्सिमम वैल्यू इन सॉलिड्स, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन न्यूटन रिंग्स द सेंट्रल स्पॉट इज ऑलवेज डार्क, न्यूटन रिंग में सेंट्रल स्पॉट हमेशा डार्क होता है। 98 द ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट कैन बी वेरीफाइड बाय, जो वेव ट्रांसफर्स नेचर में होती है, इस तरीके से ट्रेवल करती है लाइट, वो हम स्पेशली पोलराइजेशन से साबित करते हैं। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन अगर मालूम करनी है, और फोकल लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो कितनी होती है? m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। 1 प्लस डी होता है 25 सेंटीमीटर, एफ भी 25 सेंटीमीटर गिवन है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ऐसे लेंस की मैग्निफिकेशन ट्वाइस होगी। इन गैलीलियन टेलीस्कोप द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इन्वर्टेड इमेज बनता है, बट यहाँ पर इरेक्ट सीधा इमेज बनता है इन गैलीलियन टेलीस्कोप। ठीक है भाई, तो ये 100 MCQs होगा, इंशाल्लाह इनकी भी प्रैक्टिस करो और फ़ायदा होगा। जिस तरीके से मैंने जो 100 MCQs दिए थे, अब आप देख सकते हो दोनों में सिमिलैरिटी है। सो दीज ऑल MCQs आर इम्पॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।